Hello, everyone. Thank you for having me. I welcome you all to your YouTube channel, Acme Maths Tutorial. आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक भी है मैथमेटिक्स में, एनयूटी, राइट। जनरली हम लोग जो प्रैक्टिकल पेमेंट्स करते हैं इंडस्ट्रीज में, वो पीरियोडिक पेमेंट्स होते हैं, राइट। लमसम एक साथ हम पेमेंट कभी भी नहीं करते, या इन्वेस्टमेंट की बात आए तो भी हम पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, कभी एक साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। जैसे एसआईपीज हो गया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो गया, राइट। एंड वेन एवर वी बाई आर प्रोडक्ट, तभी भी हम लोग जो है वो पेमेंट जो है वो ईएमआईज में करते हैं। तो ये एन्यूटी जो है वो एनुअल पेमेंट बताता है, राइट। एन्यूटी का अगर सिंपल मीनिंग समझा जाए तो एनुअल पेमेंट समझा जा सकता है। बट नाउअडेज इस एनुअल टर्म को हटाकर हमने इसे और ब्रॉडर सेंस में लेना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि ये मंथली भी हो सकता है, या क्वार्टरली भी हो सकता है, या 6 मंथ हाफ ईयरली भी हो सकता है, या ईयरली भी हो सकता है, राइट। तो एन्यूटी जो है उसे हम थोड़े ब्रॉडर सेंस में इसे यूज करेंगे। मंथली भी कर सकते हैं, राइट। 3 3 मंथ्स पे भी कर सकते हैं, डेट इज क्वार्टरली भी हम इसे दे सकते हैं, पेमेंट दे सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट भी हम कर सकते हैं। हाफ ईयरली भी हो सकता है, एंड ईयरली भी हो सकता है, दैट इज एनुअली भी हो सकता है। जैसे प्रैक्टिकली मतलब देखने जाए एन्यूटी का, तो वो एनुअल पेमेंट होते हैं, बट नाउअडेज हम इसे ब्रॉडर सेंस में लेते हैं। तो बिफोर वी मूव ऑन टू डिराइव सम फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूलाज जो है वो उसे डिराइव करें, उससे पहले कुछ टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो सबसे पहले है पीरियोडिक पेमेंट। तो ये पीरियोडिक पेमेंट्स क्या है, इसे समझते हैं। अगर आसान भाषा में समझाऊं तो ये जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स या ईएमआई जो हम ये पे करते हैं, उसे ही हम पीरियोडिक पेमेंट कहते हैं, जो हर पीरियड के बाद रिपीट होता है। लेट्स से 1 मंथ के बाद, या एवरी 3 मंथ्स के बाद, या एवरी 6 मंथ्स के बाद, या एवरी ईयर के बाद, राइट। तो दिस इज पीरियोडिक पेमेंट। दूसरा है पेमेंट पीरियड, राइट। लेट्स से कि आई एम बाइंग समथिंग। लेट्स से मैंने मोबाइल फोन जो है वो बाई किया, राइट। और ये जो फोन है वो मैंने ईएमआई पे लिया, कुछ डाउन पेमेंट किया, और बाकी की जो अमाउंट है उसकी लोन करा के हमने ईएमआई सेट करा दिया। यू नो दैट जो ईएमआईज है वो हम मंथली देते हैं। सो ये जो मंथ आया, हर मंथ के बाद मुझे क्या करना है, अपना पेमेंट जो है, ईएमआई जो है वो देनी है। तो ये मेरा जो मंथ आया वो मेरा पेमेंट पीरियड हो गया। लेट्स अंडरस्टैंड, एक और केस समझते हैं जहां पर आप जो है वो मनी बोरो कर रहे हो किसी से, और इंस्टेड ऑफ गिविंग मंथली आपने ये म्यूचुअली एग्री किया कि मैं जो मेरा पेमेंट है वो हर 3 महीने के बाद दूंगा।
सो मेरा जो पेमेंट पीरियड है वो 3 मंथ्स हो गया, क्वार्टरली हो गया, राइट। मतलब हर नई साइकिल या हर नए पेमेंट पे कितना टाइम बीच में रह रहा है। जैसे अगर मंथली ईएमआई की बात करूं तो पहले मंथ पे ईएमआई दूंगा, देन नेक्स्ट ईएमआई में नेक्स्ट मंथ में दूंगा, फिर अगेन मैं ईएमआई है वो थर्ड मंथ में दूंगा, इस तरह से, राइट। तो मेरा जो दो कंसेक्यूटिव पेमेंट के बीच का जो टाइम है वो मंथ है, तो मेरा जो पेमेंट पीरियड होगा वो मंथ हो जाएगा। उसी तरह से अगर मेरे दो कंसेक्यूटिव पेमेंट के बीच में अगर 3 मंथ्स का डिफरेंट है तो मेरा जो पेमेंट पीरियड है वो क्वार्टरली हो जाएगा। उसी तरह से अगर मेरे दो कंसेक्यूटिव पेमेंट के बीच का जो टाइम है वो 6 मंथ्स है तो वो हाफ ईयरली हो जाएगा। अगर मेरे दो कंसेक्यूटिव पेमेंट के बीच का जो टाइम है वो 1 ईयर है तो वो एनुअल पेमेंट पीरियड कहा जाएगा, राइट। द थर्ड इज द टर्म, राइट। कहाँ तक ये चल रहा है? लेट्स से कि मैंने लोन ली है, वो 7 इयर्स तक मैं पे करता रहूंगा मंथली इंस्टॉलमेंट, टिल 7 इयर्स, राइट। तो ये जो 7 इयर्स हो गए वो मेरा टर्म हो गया, राइट। आफ्टर 7 इयर्स मुझे अपनी ये जो लोन है वो क्लोज करा देनी है। तो ये जो टर्म हुए वो 7 इयर्स। लेट्स से कि मोबाइल में बाई कर रहा हूँ, ईएमआई पे बाई कर रहा हूँ, राइट। मुझे अपनी ईएमआई है वो 8 मंथ तक देनी है, तो यहाँ पर जो टर्म हो गया वो 8 मंथ हो गया, राइट। बेसिकली ये आपका जो इन्वेस्टमेंट है या जो लोन का पीरियड है वो कितने टाइम तक एक्सटेंड होता है, लास्ट पेमेंट कितने टाइम के लिए आप करते हो, वो उसे हम टर्म कंसीडर करते हैं। नाउ ये दो जो वैल्यूज है या ये जो दो टर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और इसी के फॉर्मूलाज जो है हम डिराइव करने की ट्राई करेंगे। एक है अमाउंट। अमाउंट को जनरली फ्यूचर वैल्यूज भी कहा जाता है, राइट। सो अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू इज व्हाट? सी, ये एक रिकरिंग इन्वेस्टमेंट या पीरियड है, राइट। हम इसे रिकरिंग इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। तो इफ आई एम स्टार्टिंग माय पेमेंट, मैं अगर कोई एक पीरियड से स्टार्ट करता हूँ मेरे इंस्टॉलमेंट्स, तो आफ्टर सम टाइम इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर मुझे मालूम है ये इन्वेस्टमेंट मुझे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है कि नहीं, तो इसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी, राइट। उसे हम फ्यूचर वैल्यूज कहेंगे या अमाउंट कहेंगे। इसके पर और भी ज्यादा लाइट हम आगे वाले आने वाले जो टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे, बिकॉज आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमें अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यूज के फॉर्मूला को डिराइव करना है। आज का जो हमारा मेन एम है उसमें हमें अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू की फॉर्मूला डिराइव करनी है और प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यूज का जो फॉर्मूला है वो डिराइव करना है। बट आप अमाउंट को सिंपल ये समझ सकते हो कि अगर मैं रेगुलर इन्वेस्टमेंट करता हूँ कुछ पीरियड्स के लिए, लेट्स से 7 इयर्स के लिए या 5 इयर्स के लिए, एवरी मंथ में कुछ अगर पीरियडिक पेमेंट करके इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो आफ्टर 5 इयर्स ये जो मेरा इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, राइट। इसमें हम इन्फ्लेशन को जो है वो कंसीडर नहीं करते हैं, बस जस्ट डिस्काउंट रेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंसीडर करते हैं कि मेरा ये जो इन्वेस्टमेंट है वो मुझे लेट्स से कि आई परसेंटेज जो है वो रिटर्न दे रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आफ्टर 5 इयर्स इन इन्वेस्टमेंट की मेरी जो फ्यूचर वैल्यू है वो क्या होगी, उसे हम अमाउंट कहते हैं। उसी तरह से प्रेजेंट वैल्यू या इसे कैपिटल वैल्यू भी कहा जाता है। ये भी एक अलग व्यू है हमारे
इन्वेस्टमेंट को देखने का। लेट्स से कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी है, राइट, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है राइट नाउ। मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि जो मैंने पास्ट में जो मेरे इन्वेस्टमेंट किए हैं उनकी प्रेजेंट राइट नाउ प्रेजेंट वैल्यू क्या है, डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट आई एम अर्निंग, राइट। तो अमाउंट में हम फ्यूचर की वैल्यूज को कंसीडर करते हैं, वेर एज प्रेजेंट वैल्यूज में हम पास्ट में जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उसका कैलकुलेशन करते हैं कि पास्ट में मेरे जो इन्वेस्टमेंट हुए हैं उसके कंपैरिजन में आज मेरी जो वैल्यूज है वो कितनी राइज हुई है, डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट रेट आई एम अर्निंग। इसे भी और अच्छे से समझेंगे, टाइमलाइन पे समझेंगे। इसमें भी हम जो इन्फ्लेशन रेट है वो कंसीडर नहीं करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू और अमाउंट को और भी डीपली समझने के लिए हम और भी आगे आने वाले टॉपिक में और भी इसे ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। तो डोंट वरी अगर ये समझ नहीं भी आ रहा है, सो जब हम फॉर्मूलाज डिराइव कर लेंगे तो इसे और भी अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। राइट नाउ आप इन्हें सब टर्म्स को समझना पहले बहुत जरूरी है, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नेट प्रेजेंट वैल्यू। और ये नेट प्रेजेंट वैल्यू हम लोग दो टर्म को समझने के बाद ही डिफाइन कर पाएंगे। वो है कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। तो लेट्स अंडरस्टैंड कैश इनफ्लो। बेसिकली इफ आई एम डूइंग सम बिजनेस, राइट, अगर मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूँ या मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, सो मेरे प्रोडक्ट को सेल करने पर या मेरे इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करने पर मुझे कुछ परसेंटेज जो है वो रिटर्न में मिलेगा, राइट। एंड अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में समझे तो इफ आई एम इन्वेस्टिंग प्रोड्यूसिंग समथिंग, मैं कुछ अगर प्रोड्यूस कर रहा हूँ और उसे बेच रहा हूँ तो मेरी कंपनी में कैश आएगा, राइट। तो उसे हम कहेंगे कैश इनफ्लो, मतलब मेरी कमाई का जरिया, कैसे हमें पैसे जो है वो कंपनी में अर्न करने के रास्ते मिलते हैं, राइट। एंड कैश आउटफ्लो मींस हमारी कंपनी से पैसे कैसे बाहर जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सैलरी या इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, राइट। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, जो भी हमारे जो खर्चे हैं उसे हम कैश आउटफ्लो में कंसीडर करते हैं। और जो भी हम हमारी अर्निंग्स है, राइट, इन्वेस्टमेंट करके या प्रोडक्ट सेल करके या वॉट एवर द अदर मीन्स, जो पैसा हमारे अंदर अकाउंट में आएगा उसे हम कैश इनफ्लो कहेंगे, और जो पैसा हमारे अकाउंट से जाएगा उसे हम कैश आउटफ्लो कहेंगे। और अगर मुझे ये दो चीज का नॉलेज है तो मैं मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकता हूँ। नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है इज द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो minus the sum of present value of all cash outflow, right। इस कंसेप्ट को समझने के लिए आई डोंट थिंक सो कि कोई रॉकेट साइंस का यहाँ पर एप्लीकेशन होगा। डेफिनेटली एक सक्सेसफुल बिजनेस में कमाई जो है वो खर्चों से ज्यादा ही होनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर हमारे
खर्चे ज्यादा है और कमाई कम है, तो उस तरह के बिजनेस को लंबे टाइम तक चलाने में कोई प्रॉफिट हमें होने वाला नहीं है। तो बेसिकली मेरी इनकम कितनी है, मैं कितना अर्न कर पा रहा हूँ, माइनस मेरा कितना पैसा अकाउंट में से बाहर जा रहा है, इनके सब्ट्रैक्शन का आंसर ही मुझे नेट प्रेजेंट वैल्यू बताता है। ये टाइप से अगर मेरे लॉजिक से समझे तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, उसी तरह का कंसेप्ट है कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिट कर रही है, ऑब्वियसली उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगी। बट ये जो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस ये पर्टिकुलरली एक प्रोडक्ट पे कैलकुलेट की जाती है, जबकि ओवरऑल कंपनी चलाते वक्त हमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स के भी ध्यान रखने होते हैं, जैसे एम्प्लॉयज की सैलरी हो गई, और भी बहुत सारे रॉ मटेरियल लाने के लिए एक्सपेंसेस हो गए, स्टेशनरी एक्सपेंसेस हो गए, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस है। तो सभी चीजों का हमें टोटल करना है, राइट। जो भी कैश हमारा अकाउंट में आया और जो भी कैश हमारे अकाउंट से गया, अगर इसके सब्ट्रैक्शन का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मींस कंपनी जो है वो प्रॉफिट कर रही है, कमा रही है, बिजनेस बना रही है। इस केस में हमें इस प्रोजेक्ट को जो है वो चलते रहने देना चाहिए। बट अगर मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है, मतलब कि मेरा जो इनफ्लो है वो कम है और आउटफ्लो है वो ज्यादा है, इस केस में इस प्रोजेक्ट को चलाने में कोई फायदा है नहीं, और फ्यूचर में जाकर ये जो कंपनी है वो हमें लॉस देगी। डिस्काउंट रेट समझते हैं। 7 डिस्काउंट रेट ये वो रेट नहीं है जो हम हमारे प्रॉफिट और लॉस में कंसीडर करते हैं। डिस्काउंट रेट ये रेट ऑफ रिटर्न है जो कोई इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है अपने इन्वेस्टमेंट पे, राइट। इफ आई एम इन्वेस्टिंग सम मनी, मैं कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 1 साल के लिए, तो उस इन्वेस्टमेंट में मुझे कितने परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, उसे हम डिस्काउंट रेट कहते हैं, राइट। नाउ हमारे पास बहुत सारी टाइप की एन्युटीज होती है, राइट। यहाँ पर हमें 3 टाइप की एन्युटीज को ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ पेमेंट के हिसाब से हमें क्लासिफाई करनी है, राइट। तो उन एन्युटीज को समझेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ पेमेंट, राइट। फर्स्ट इज रेगुलर इन एन्युटी और ऑर्डिनरी एन्युटी। इस तरह की एन्युटीज में हम जो है स्टार्टिंग में पेमेंट नहीं करते। इफ आई डिवाइड दिस होल टर्म इन दिस फैशन, अगर मैं ये पूरे टर्म को इस तरह से मेरे पेमेंट पीरियड में डिवाइड कर दूं, तो बेसिकली मैं ये फर्स्ट जो टर्म है वहां से अपने रेगुलर इन्वेस्टमेंट या रेगुलर पेमेंट जो है वो मैं स्टार्ट करता हूँ, और टिल
जो भी टर्म हमारा डिसाइड होता है वहां तक मैं ये पेमेंट करता रहता हूँ। ये है हमारी रेगुलर एन्युटीज, राइट। जैसे कि लोन हो गई, राइट। हम जो लोन लेते हैं तभी से हम जो है वो ईएमआई पे करना स्टार्ट नहीं करते, हमें एक जो पेमेंट पीरियड है वो मिलता है, हम नेक्स्ट मंथ से हमारी ईएमआई स्टार्ट करते हैं। तो ये रेगुलर एन्युटी या ऑर्डिनरी एन्युटी हो गई। दूसरी है एन्युटी ड्यू। इस तरह की एन्युटीज में हम पहले ही पेमेंट पीरियड से ही हम हमारा जो पेमेंट है वो स्टार्ट कर देते हैं। जैसे रिकरिंग अकाउंट में हमें पैसे जो है वो जमा कराने हैं, राइट। तो जैसे ही हम हमारा रिकरिंग अकाउंट ओपन करवाते हैं उसी दिन से हम हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो बैंक में हर पीरियोडिक पेमेंट पे टाइम पे पीरियड पे रखते जाते हैं। तो इस तरह की एन्युटीज को हम एन्युटी ड्यू कहते हैं। और दूसरी है डिफर्ड इन एन्युटीज, राइट। इस तरह की एन्युटीज में हम पहले कुछ टाइम के लिए हमारा जो पेमेंट है वो नहीं करते हैं। जैसे इफ आई डिवाइड दिस टाइमलाइन इस तरह से, इट गोज ऑन टिल एन, फिर ये n+1 एंड टिल इट गोज ऑन टिल एन। लेट्स से कि स्टडी लोन हो गई हमारी, राइट। तो इस तरह की फैसिलिटीज में हमें पहले कुछ टाइम जो है वो स्टडी करने के लिए और फिर कुछ टाइम जॉब ढूंढने के लिए दिया जाता है, और फिर हमें हमारे इंस्टॉलमेंट्स जो है वो पे करना स्टार्ट करना होता है। तो इस तरह की एन्युटीज में हम डिफर्ड एन्युटीज कहते हैं, राइट। कुछ तरह की बिजनेस लोन में भी इस तरह की फैसिलिटीज दी जाती है जहाँ पर आपको पहले जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए पेमेंट दिया जाता है, एंड आफ्टर डूइंग बिजनेस फॉर सम टाइम देन यू स्टार्ट योर इंस्टॉलमेंट्स, राइट। तो इस तरह की एन्युटीज को हम क्या कहते हैं, डिफर्ड एन्युटीज, जहाँ पर हमें स्टार्टिंग के कुछ पीरियड के लिए हमारे इन्वेस्टमेंट्स जो है वो या पेमेंट्स जो है वो नहीं करने होते हैं, राइट। कुछ इंटरवल के बाद हमें हमारे रेगुलर पेमेंट, रिकरिंग पेमेंट जो है वो स्टार्ट करने होते हैं। इस तरह की फैसिलिटीज जो है वो स्टूडेंट लोन पे दी जाती है, बिजनेस लोन पे भी दी जाती है, राइट। डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स हम बैंक के साथ किस तरह से टर्म्स में रहते हैं, राइट। तो बेसिकली हम तीन तरह की एन्युटीज के बारे में इस चैप्टर में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एक रेगुलर एन्युटी जहाँ पर हमें फर्स्ट पेमेंट पीरियड के लिए रिलैक्सेशन मिलती है। दूसरी ड्यू एन्युटी जहाँ पर हम स्टार्टिंग से ही पहले ही पेमेंट पीरियड से हमारा पेमेंट जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। एंड डिफर एन्युटीज में हमें कुछ नंबर ऑफ पीरियड्स जो है उसमें हमें रिलैक्सेशन मिलता है और उसके बाद हमारी रेगुलर पेमेंट स्टार्ट होती है, राइट। सो बेसिकली हमें यहाँ पर दो तरह की वैल्यूज को डिराइव करना है, एक अमाउंट को और एक प्रेजेंट वैल्यूज को। तो हम अमाउंट या जिसे हम फ्यूचर वैल्यूज भी कहते हैं ऑफ रेगुलर एन्युटीज को समझते हैं, राइट।
तो ये एक तरह का रिकरिंग इन्वेस्टमेंट होता है, राइट। इसे हमें जो है वो फर्स्ट पेमेंट पीरियड के बाद स्टार्ट करना होता है। तो टू अंडरस्टैंड दिस, हम एक टाइमलाइन जो है वो नोट कर देते हैं। 1, 2, 3, 4 and it goes on till 10, right? Now future value. ओके, तो जैसे ये हम देख सकते हैं, मैंने ये टाइमलाइन जो है वो n टर्म्स के लिए कंसीडर की है, राइट। हम लोग इसे ईयर्स कंसीडर करते हैं। जैसे ये 0 ईयर, 0 ईयर मतलब यहाँ पर जो है मैं सोच रहा हूँ कि मेरे इन्वेस्टमेंट्स की फ्यूचर वैल्यू क्या होगी आफ्टर n पीरियड्स, राइट। अगर मैं रेगुलरली जो आर अमाउंट है वो इन्वेस्ट करता रहता हूँ, राइट, टिल एन, तो बेसिकली मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मेरी ये जो इन्वेस्टमेंट है उनकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, राइट। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसके आगे वाला जो होगा वो n-1, इसके आगे वाला जो होगा वो n-2, इस तरह से, राइट। नाउ सी, अगर मैं इस लास्ट पेमेंट की बात करूं, राइट, तो ये जस्ट पेमेंट मेरा हुआ है, इसे कोई भी टाइम अभी स्पेंड किया नहीं है, तो ये इन्वेस्टमेंट मुझे कोई रिटर्न देगा नहीं। ये वैल्यू जो है वो आर ही रहेगी, राइट, क्योंकि ये लास्ट पेमेंट था। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग हियर, ये पेमेंट जो है, लास्ट पेमेंट जो इंस्टॉलमेंट है वो पे करके अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। तो जस्ट मैंने ये पेमेंट अभी ही जस्ट किया है, तो ये जो है वो मुझे कोई रिटर्न इन्वेस्टमेंट करके मतलब रिटर्न देने वाला नहीं है, राइट। यहाँ पर हमें एक चीज का एजम्पशन करना पड़ेगा कि लेट द रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, राइट, कि मेरे हर एक इन्वेस्टमेंट पे मुझे 5% का रिटर्न मिल रहा है, राइट। तो ये जो लास्ट पेमेंट है वो मुझे कोई भी रिटर्न देगा नहीं, राइट। नाउ लेट्स ऑब्जर्व दिस सेकेंड लास्ट पेमेंट। ये जो हमारा पेमेंट है वो 1 साल तक जो है वो इन्वेस्टेड रहा। इफ आई एम स्टैंडिंग हियर राइट नाउ, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो मार्केट में है वो 1 ईयर तक इन्वेस्टमेंट रहा। तो अगर मुझे इसका रिटर्न कैलकुलेट करना है, तो r × 1 + i⁻1 ये मेरा रिटर्न होगा। So I will add that, right?
ये रिटर्न मुझे सेकेंड लास्ट इन्वेस्टमेंट ने दिया। लास्ट इन्वेस्टमेंट में मुझे सिर्फ आर ही मिला, राइट, बट सेकेंड लास्ट ने मुझे आर इंटू 1 + i रेस टू 1, वेर आई इज माई रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसी तरह से अगर मैं लास्ट थर्ड पेमेंट को अगर कंसीडर करूं तो यू कैन सी दैट उसने मार्केट में 2 इयर्स तक इन्वेस्टेड रहा। तो ये मुझे रिटर्न जो है वो 1 + i रेस टू n, दैट इज 2। उसी तरह से राइट, अगर इस फर्स्ट पेमेंट की बात करूं तो इसने कितने टाइम तक जो है वो मुझे इंटरेस्ट अर्न करवाया, फॉर n-1 पीरियड्स तक, राइट। यू कैन यू आप जो है वो कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ पर तो आपने n-1 क्यों रहा, जबकि ये जो है वो n पीरियड्स तक इन्वेस्टेड रहा। n पीरियड तक इन्वेस्टेड नहीं रहा क्योंकि फर्स्ट जो है पीरियड हमने वो फर्स्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, हमने आफ्टर फर्स्ट ईयर हमने हमारी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करी थी, राइट। इसका जो आगे वाला जो पीरियड होगा वो कितने पीरियड्स तक हमारे मतलब मार्केट में इन्वेस्टेड रहा, फॉर n-2 पीरियड्स तक, राइट। तो इसने मुझे इतना इंटरेस्ट गेन कर कर वैल्यू जो है मेरी फ्यूचर वैल्यू जो है वो बढ़ा दी। उसी तरह से ये जो मेरा सबसे पहला जो पेमेंट था वो सबसे ज्यादा टाइम मार्केट में रहा, n-1 पीरियड के लिए जो है वो ये इन्वेस्टेड रहा, और उसकी वजह से मुझे r इंटू 1 + i⁻n-1 जो है वो गेन हुआ। नाउ अमाउंट और द फ्यूचर वैल्यू इज द एडिशन ऑफ ऑल दिस इन्वेस्टमेंट। फ्यूचर वैल्यू या अमाउंट कहे तो इन सभी का सम जो है उसे हम हमारी फ्यूचर वैल्यू कहते हैं, राइट। इफ यू विल सी दिस, ये जो है वो एक ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो हुई है, जिसका फर्स्ट टर्म जो है वो आर है, जिसका कॉमन रेशियो अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कर कर ढूंढ सकता हूँ। आर आर जो है वो कैंसल हो जाएगा और 1 + i जो है वो रहेगा। आप चाहो तो इसे सेकेंड टर्म डिवाइड बाई थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म कर कर भी फाइंड कर सकते हो। इन दैट केस ऑल्सो मुझे जो मेरा कॉमन रेशियो है वो 1 + i ही मिलने वाला है। तो हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज का जो समेशन का फॉर्मूला है, ए r⁻n-1 अपॉन r-1, ये अप्लाई करना चाहिए टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस एडिशन। तो हमारे लिए यहाँ r जो है वो a है वो r है, कॉमन रेशियो जो है वो 1 + i होल रेस टू n-1 अपॉन 1 + i-1। तो ये +1 - 1 जो है वो कैंसल हो जाएगा, और हमारा जो अमाउंट का फॉर्मूला है वो 1 + i⁻n-1 अपॉन i, ये हो जाएगा, राइट। नाउ इस फॉर्मूला को और भी सिंपल करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी टेबल जो है वो दे दिया गया है। अगर इसको मैं थोड़े टाइम के लिए a n/s, not a but
एस एन बार स्लैश आई। इसे रीड कैसे करते हैं? एस एंगल एन एट आई। तो इसकी वैल्यूज ऑलरेडी कैलकुलेट करके हमें टेब, टेबल जो है वो दे दिया गया है। लेट मी ओपन दैट टेबल टू हेल्प यू आउट। राइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें अमाउंट ऑफ एन एन्यूटी दे दी गई है। ये जो कॉलम है वो पीरियड्स का है। 50 ईयर तक के पीरियड्स के टेबल की वैल्यूज हमें दी हुई है। राइट। तो अगर n की वैल्यू 50 है और या 50 से कम है तो हम इस टेबल का इस्तेमाल कर कर हमारा आंसर ला सकते हैं। राइट। और यहाँ पर जो रोज है वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लिए गए, स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे जैसे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1/4 है, ये 1/2%, ये 3/4%, 1%, 1/4, 1/2, 1/3। स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो या रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हमें दिए हैं। और भी टेबल है जहाँ पर हमें 2% से लेकर 5% तक के डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिए हैं। और एक टेबल जो है वो वहाँ 5.5 से लेकर 8% तक के रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दिए गए हैं। तो अगर हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इस स्टैंडर्ड वैल्यूज के अंदर फिट हो रहे हैं और अगर हमारे जो पेमेंट पीरियड है वो अगर 50 या 50 से कम है तो हम ये टेबल का इस्तेमाल कर कर जो ये वैल्यू है 1+i⁻n−1 ये ऑलरेडी कैलकुलेट करके हमें रख दी है। तो डायरेक्टली इस टेबल का इस्तेमाल कर कर हम इन वैल्यूज को यूज कर कर फाइन आंसर जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं अमाउंट का या फ्यूचर वैल्यू का। राइट। कैसे यूज करना है इसे हम जब एक और जब सम सॉल्व करेंगे तब और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। राइट। नाउ ये तो फॉर्मूला हो गया हमारा अमाउंट का, हमारे रिकरिंग इन्वेस्टमेंट का। राइट। हमारी फ्यूचर वैल्यूज क्या होगी अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ सोचना कि अगर मैं एक साल के बाद हर एक एक साल पे अगर आर अमाउंट इन्वेस्ट करता हूँ तो आफ्टर n ईयर्स मुझे कितना जो है वो रिटर्न मिलेगा। राइट। हमने ये लॉजिक भी एक्सप्लेन किया। जो लास्ट पेमेंट है वो हमें कोई इंटरेस्ट जो है वो गेन करके नहीं देगा, तो वो एज इट इज। सेकेंड लास्ट पेमेंट है उसमें 1 ईयर तक जो है इन्वेस्ट रहकर हमें 1 ईयर का इन्वेस्टमेंट गेन कराया। लास्ट थर्ड पेमेंट ने 2 ईयर्स का इंटरेस्ट पे कराया। उसी तरह से हमारे जो फर्स्ट पेमेंट है उसने हमें n-1 पीरियड तक रहकर हमें इंटरेस्ट गेन कराया। अगर हम इन सभी का टोटल कर लेते हैं तो हमें अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू मिलती। तो ये तो था हमारा अमाउंट का फॉर्मूला और अमाउंट की वैल्यूज। नाउ प्रेजेंट वैल्यूज को समझेंगे। सी यहाँ पर भी जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अर्न होने वाला है उसे हम i परसेंटेज जो है वो अज्यूम करते हैं।
ठीक है, और जो रेगुलर पेमेंट जो मैं करने वाला हूँ उसे हम आर अज्यूम करते हैं। लेट्स अगेन टाइमलाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं, जिससे समझने में हमें एकदम आसानी हो जाए। अगेन आई एम स्टैंडिंग हियर और मैं सोच रहा हूँ कि what will be my present values of the investment आई एम डूइंग, राइट। लेट्स से कि एक साल के बाद मैं अपने हर एक आर को इन्वेस्ट करूंगा, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट। तो प्रेजेंट वैल्यू को जानने के लिए सबसे पहले हम ये कंपैरिजन करेंगे कि लेट्स से कि मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर ली होती, तो हालांकि नहीं करी है, राइट। जस्ट आई एम टेकिंग इट कि अगर मैंने यहाँ पर ये मेरी आर जो है वो इन्वेस्ट कर ली होती, तो आफ्टर 1 ईयर इसकी जो वैल्यू है वो R1 + I हो जाती, राइट। बिकॉज ये जो मनी आर है, रेगुलर पेमेंट है, इसे मैंने अपने इन्वेस्टमेंट फर्म में डाल दिया। इन्वेस्टमेंट फर्म ने मुझे I% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देकर इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर दी। अब ये जो आर है वो आर नहीं बल्कि एक साल बाद R1 + I हो गया है, बिकॉज ये इन्वेस्ट हुआ, इसने अपनी वैल्यू बढ़ा दी। अब एक साल बाद अगर मैं यहाँ पर लेट हो जाता हूँ, मैंने 0 पर नहीं बट 1 ईयर के बाद अगर मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो करी, तो यू सी दैट कि पहले के कंपैरिजन में ये जो आर है वो 1 + I टाइम्स कम हो गया, क्योंकि अगर ये पहले इन्वेस्ट हो चुका होता तो इसकी वैल्यू जो है वो R1 + I हो गई होती, राइट। बट बिकॉज आफ्टर 1 ईयर में इसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू जो है वो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कम हो गई। लेट्स से मैं और लेट हो जाता हूँ, सेकेंड ईयर में इन्वेस्ट करता हूँ, तो 0 के कंपैरिजन में मेरी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो इतनी ड्रॉप हो जाएगी, राइट। लेट्स से कि अभी भी नहीं कर रहा हूँ, थर्ड ईयर पे कर रहा हूँ, तो मेरी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 1 + I⁻³ जो है वो उतनी कम हो जाएगी, राइट। तो बेसिकली मैं ईच स्टेज पे आके मेरी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो काउंट करने की ट्राई कर रहा हूँ कंपेयर टू द 0th पीरियड। अगर मैंने यहाँ पर मेरी इन्वेस्टमेंट कर दी होती तो, लेकिन नहीं की, एक साल के बाद की, तो अब उसकी वैल्यू जो है वो घटकर R/1 + I हो गई, बिकॉज प्रीवियसली ये जो मेरा इन्वेस्टमेंट था उसको मैंने अपने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया ये पैसे को, और उसने मुझे I% का इंटरेस्ट दिलाकर उसने अपनी वैल्यू इंक्रीज कर दी। तो एक साल बाद अगर वही सेम रुपीज अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू प्रीवियस वैल्यू के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। उसी तरह से अगर मैं लास्ट एंड पीरियड पे अगर मैं इसे इन्वेस्ट करता हूँ, तो इसकी वैल्यू 1 + I⁻n जितनी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, राइट। तो अब अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो हमें इन सब का जो है वो टोटल करना पड़ेगा। अगेन ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो
बन रही है, जिसका ए जो है वो फर्स्ट टर्म जो है वो 1+r/1+i है, और जो कॉमन रेशियो है वो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करके मिल रहा है। ये जो आर आर जो है वो कट हो जाएगा, 1+i/1+i होल स्क्वायर, तो 1/1+i जो है वो मिलेगा। राइट, नाउ वी नो कि एस एन का जो फॉर्मूला है वो ए 1 - r⁴n/1 - r होता है। राइट, अगर r जो है वो << 1 हो तो यहाँ हमारा r जो है वो ऊपर के केस में >1 था, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया, a(r⁴n−1/r−1। बट इस केस में हमारी r की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला जो है वो यूज किया है। राइट, तो एक ही जगह पर r1+i जो है वो रख लेते हैं, 1 - r जो है वो 1+i⁴n/(1 - 1/1+i)। राइट, तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। इसे 1+i⁻n लिख सकता हूँ। यहाँ पर अगर एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1+i-1/1+i। तो यहाँ पर +1 - 1 जो है वो कैंसल हो जाएगा, एंड 1+i जो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। नीचे जो है वो i बचा है। राइट, तो ये i और ये 1+i जो है वो कट हो गया, और फाइनली मुझे प्रेजेंट वैल्यू जो है वो मिली r1+1 1-1-1-i⁻n/i। राइट, तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड माय प्रेजेंट वैल्यू। बट अगर इसको मैं अगर पहले से ही कैलकुलेट रख दूं, तो इसे मैं a(n)+i जिसे रीड करते हैं a एंगल n एट i। ये जो n है वो हमारे पेमेंट पीरियड्स है, और ये जो i है वो हमारे रेट ऑफ रिटर्न है। तो इसका रिजल्ट जो है ऑलरेडी हमें कैलकुलेट करके टेबल में दे दिया गया है। तो लेट मी ओपन द टेबल, उसे हम यूज कर डायरेक्टली वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। आप ये टेबल देख पा रहे होंगे, यू कैन सी दैट ये जो टेबल है वो प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ एन एनयूटी है। यू कैन सी दैट यहाँ पर ए एंगल n एट i ढूंढ के दिया है, 1 - 1+i⁻n/i ऑलरेडी हमें कैलकुलेट करके दिया है फॉर सम स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ i। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हो रेट ऑफ रिटर्न 1/4%, 1/2%, 3/4%,
1%, 1/4, 1/2, 1/4, 3/4, ये सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए ऑलरेडी हमें कैलकुलेट कर दिया है। और ये जो कॉलम है ये हमारे पेमेंट पीरियड के है। तो अगर हमारे पास पेमेंट पीरियड टिल 50 है तो हम इस टेबल को डायरेक्टली यूज कर कर आंसर जो है वो लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर अगेन जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 2%, 1/2%, 3%, 1/2, 4, 1/2, 5, 1/2, 6, 1/2, 7, 1/2 और 8 टिल 8 तक हमें इंटरेस्ट जो है पर एनम का यूज कर कर ऑलरेडी कैलकुलेट कर कर ये चार्ट जो है हमें दिया हुआ है। तो इस चार्ट में से वैल्यूज को यूज कर कर हम डायरेक्टली आंसर जो है हमारा फाइंड कर सकते हैं टिल 50। अगर हमारे पेमेंट पीरियड 50 है तो यहाँ तक हम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके मन में ये जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इफ सर माय पेमेंट पीरियड इज मोर देन 50। तो वहां पर हमारे पास लॉग टेबल इस्तेमाल कर कर अगेन वैल्यूज ला सकते हैं। तो दिस इज नॉट द ओनली मेथड टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी यूनिटी, राइट। प्रेजेंट वैल्यू हो या अमाउंट हो, अगर आपके जो पेमेंट पीरियड है वो अगर 50 से ज्यादा है या रेट ऑफ इंटरेस्ट इन स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा कुछ और है, तो हम जो है वो लॉग की हेल्प से डेफिनेटली हमारा अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यूज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो समराइज करते हैं अगेन, जो प्रेजेंट वैल्यू है वो हमेशा ही जैसे जैसे हमारे पीरियड जो है अगर हम डिले करते हैं तो वो हमारी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रीवियस अगर ईयर्स में हमने इसे इन्वेस्ट कर दिया होता तो वो अपनी वैल्यू जो है वो बढ़ा लेता कंपेयर टू द अपकमिंग वैल्यूज, राइट। बट क्योंकि हमने इन्वेस्ट नहीं किया, डिले किया, तो अभी हमारी जो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो प्रेजेंट वैल्यू है वो कम होती जाती है एट ईच पेमेंट पीरियड, राइट। अब इन्हीं सभी प्रेजेंट वैल्यूज को हमें टोटल करके हमारी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो लाना है। तो हमने जब ये प्लस किया तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिली जहाँ पर कॉमन रेशियो हर बार 1/i आ रहा था, 1+i, एंड जो फर्स्ट टर्म था वो r/1+i आ रहा था। तो हमने एसएन का फॉर्मूला, समेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर कर हमने प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूला को अप डिराइव कर लिया, राइट। ये फॉर्मूला हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें लॉग की वैल्यूज को हेल्प लेकर फाइंड करना है। ये फॉर्मूला हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हम एनयूटी टेबल को यूज कर कर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। उसी तरह से हमने यहाँ पर अमाउंट का भी फॉर्मूला फाइंड कर लिया है। ये जो अमाउंट का फॉर्मूला है वो हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें लॉग टेबल से हमारा आंसर लाना है। ये हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें एनयूटी का टेबल यूज कर कर हमें हमारा आंसर लाना है, राइट। ये जो इंटरेस्ट रेट है वो स्टैंडर्ड उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है या रेट ऑफ रिटर्न जो है वो लेकर उन्होंने ऑलरेडी चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है फॉर द पीरियड पेमेंट पीरियड 50 पेमेंट पीरियड के लिए किया है, 1 से लेकर 50 तक के। अगर इससे बाहर रेंज में अगर कुछ हमारी वैल्यूज जाती है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और लॉग की हेल्प से हमारा आंसर जो है वो लाएंगे। मैंने इसे जितना सिंप्लीफाइड हो सके उतना सिंप्लीफाई कर कर आपको समझाने की ट्राई की है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
तो मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।